हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि मार्क और स्टीवन उस असाइलम से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उनका सामना एक बोलने वाली हिप्पो से हो जाता है और वो दोनों उस हिप्पो को देख के बहुत डर जाते हैं। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्क दोबारा अपने आप को आर्थर हैरो के सामने पाता है, जो कि अभी भी यही क्लेम कर रहा होता है कि वो एक डॉक्टर है और मार्क उसका पेशेंट। मार्क को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो इस रूम से भागा था, तो फिर इस रूम में वापस कैसे आ गया। आर्थर मार्क को समझाने की कोशिश करता है कि मार्क दिमागी रूप से बीमार है। इस समय मार्क का दिमाग एक पेंडुलम की तरह है जो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच झूल रहा है। ये मार्क का एक सुपर हीरो मून नाइट होना, उसका उस बोलती हिप्पो से मिलना, ये सब मार्क की बनाई काल्पनिक कहानी या एक फैंटेसी है जो मार्क ने अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम से बचने के लिए बनाई है, ताकि मार्क इन सब फैंटेसीज में शेल्टर ले सके और उसको अपने मेंटल इश्यूज को फेस ना करना पड़े। आर्थर की बातें सुन के मार्क को गुस्सा आने लगता है और वो आर्थर को मारने के लिए एक नोकीला ऑब्जेक्ट उठा लेता है, लेकिन तभी आर्थर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है और वो लोग मार्क को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। देन कट टू नेक्स्ट सीन। मार्क देखता है कि वो स्टीवन के साथ है और उनके सामने दोबारा वही हिप्पो खड़ी है। वो हिप्पो उनको बताती है कि आर्थर की गोली लगने की वजह से मार्क की डेथ हो गई है और इस समय मार्क और स्टीवन दुआत यानी कि इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड में हैं। अब क्योंकि स्टीवन एक हिस्ट्री नर्ड है तो वो समझ जाता है कि उनके सामने जो हिप्पो खड़ी है वो एक इजिप्शियन गॉडेस तावरेत है, औरतों और बच्चों की देवी। तावरेत आत्माओं को आफ्टर लाइफ में गाइड करती है और नरक या स्वर्ग तक पहुंचाती है। तावरेत उन दोनों को बताती है कि आफ्टर लाइफ यानी दुआत की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये दुनिया लोगों को उनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग दिखती है। इसलिए वो दुनिया मार्क और स्टीवन को एक मेंटल अजाइलम की तरह दिख रही है क्योंकि मार्क मेंटली इल है। तावरेत की बातें सुन के मार्क को लगता है कि शायद डॉक्टर आर्थर हैरो सही था और ये सब मार्क की इमेजिनेशन है। स्टीवन के सामने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मार्क एक रैंडम दरवाज़ा खोलता है। उसको लगता है कि उस दरवाजे के पीछे और पेशेंट्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो दरवाज़ा तो उनको एक शिप में ले जाता है जो रेड के मैदान पर चल रही होती है। ये सब देख के मार्क बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको रियलाइज़ होता है कि डॉक्टर आर्थर हैरो झूठ बोल रहा था और ये सब सिर्फ मार्क की इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि डॉक्टर आर्थर हैरो और मार्क का उसका पेशेंट होना मार्क की इमेजिनेशन थी। इसके बाद तावरेत उन दोनों के हार्ट्स ले लेती है और उनको एक तराजू पर रख देती है जिसको द स्केल्स ऑफ जस्टिस कहते हैं। उनके हार्ट्स को द फेदर ऑफ ट्रूथ के अगेंस्ट नापा जाएगा। अगर वो स्केल्स बैलेंस हो गए तो मार्क और स्टीवन को हेवन यानी कि द फील्ड ऑफ रीड्स में एंट्री मिल जाएगी, और अगर वो स्केल्स बैलेंस नहीं हुए तो तावरेत को मजबूरन उन दोनों को शिप से बाहर उस रेतीले मैदान में फेंकना पड़ेगा जो एक तरह का हेल है। उस रेतीले मैदान में वो दोनों एक रेत की मूर्ति बन जाएंगे और हमेशा के लिए वहीं अपनी मूर्ति में ट्रैप्ड हो जाएंगे। उन दोनों के हार्ट्स उस स्केल पर बैलेंस नहीं होते और वो स्केल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, सेम वे जैसे तब हुआ था जब आर्थर ने स्टीवन की सोल को नापने की कोशिश की थी। तावरेत कहती है कि उन दोनों के हार्ट्स इनकम्प्लीट हैं, ज़रूर ऐसा कुछ है जो वो एक दूसरे से छुपा रहे हैं। तावरेत उन दोनों को एडवाइस देती है कि वो शिप द फील्ड ऑफ रीड्स की तरफ जा रही है और इस शिप में उन दोनों की सारी मेमोरीज हैं। अगर वो दोनों द फील्ड ऑफ रीड्स में एंटर करना चाहते हैं तो उन दोनों को शिप के द फील्ड ऑफ रीड्स पहुंचने से पहले अपने पास का सामना करना होगा, तभी वो तराजू बैलेंस हो पाएगा। तावरेत की बात मान के मार्क और स्टीवन दोबारा उस अजाइलम में आ जाते हैं जहां हर दरवाजे के पीछे उनकी एक मेमोरी होती है, जैसे कि मार्क का मून नाइट बन के उस एंशिएंट इजिप्शियन मॉन्स्टर से लड़ना, स्टीवन का खौंसू के साथ मिलके तारों की दिशा को 2000 साल पीछे कर देना। एक मेमोरी होती है जिसमें मार्क एक कार के पास खड़ा होके एक घर के सामने शराब पी रहा होता है। जब स्टीवन मार्क से उस मेमोरी के बारे में पूछता है तो मार्क उसकी बात को टाल देता है, जैसे कि वो उस मेमोरी के बारे में स्टीवन को ना बताना चाहता हो। तभी उन दोनों को एक बच्चे की चीख सुनाई देती है और उस आवाज़ को फॉलो करते करते वो दोनों एक दूसरे रूम में आ जाते हैं जहाँ बहुत सारी लाशें होती हैं। मार्क स्टीवन को बताता है कि वो सब बुरे लोग थे जिनको मार्क ने खौंसू के कहने पर मारा था। खौंसू के लिए लोगों का खून करते करते मार्क बाद में थक गया था
और कई बार वो विश करता था कि वो खुद भी किसी फाइटिंग के दौरान मर जाए। लेकिन अगर उसको कोई चोट लगती भी थी तो वो खॉन्सू के दिए मून नाइट सूट की वजह से हील हो जाती थी। तभी स्टीवन नोटिस करता है कि वो स्केल्स धीरे धीरे स्लो हो रहे हैं। वो कहता है कि टावरेस सही कह रही थी, उनको अपनी और मेमोरीज को फेस करना चाहिए ताकि वो दोनों उन स्केल्स को बैलेंस कर पाएं। तभी स्टीवन को वहाँ एक बच्चा दिखता है और वो उस बच्चे का पीछा करने लगता है। मार्क उसको रोकने की कोशिश करता है तो स्टीवन डोर लॉक कर देता है ताकि मार्क उस मेमोरी के अंदर ना आ पाए। स्टीवन देखना चाहता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो मार्क नहीं चाहता कि स्टीवन देखे। वो मार्क के बचपन की मेमोरी होती है जिसमें मार्क की फैमिली होती है, उसकी माँ, उसके पिता और एक छोटा भाई रोरो। स्टीवन को नहीं पता था कि मार्क का कोई छोटा भाई भी था। मार्क अपने छोटे भाई रोरो के साथ खेलने के लिए गुफा में जाता है। स्टीवन को उस मेमोरी से पता चलता है कि उस दिन बारिश हो रही थी जिस वजह से उस गुफा में पानी भर गया था और मार्क के छोटे भाई रोरो की डेथ हो गई थी। फिर स्टीवन मार्क की एक दूसरी मेमोरी विटनेस करता है। रोरो की मौत की शोक सभा होती है और मार्क की मॉम मार्क पर चिल्लाने लगती हैं क्योंकि वो रोरो की मौत के लिए मार्क को जिम्मेदार मानती हैं। स्टीवन एक और मेमोरी देखता है जिसमें मार्क का 10th बर्थडे होता है लेकिन उसकी मॉम उसको विश करने भी नहीं आती। एक और मेमोरी होती है जिसमें मार्क का 12th बर्थडे होता है और उसकी मॉम फिर से उसको रोरो की मौत के लिए ब्लेम करती है कि मार्क रोरो से हमेशा से जलता था और इसलिए उसने जानबूझ के अपने भाई को मार दिया। ये सुन के मार्क को बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और खुद को अपने रूम में लॉक कर देता है। स्टीवन भी उसके पीछे जाता है लेकिन इससे पहले कि स्टीवन वो लॉक खोल पाए, अडल्ट मार्क आके उसको रोक लेता है और उस घर से बाहर ले जाता है। स्टीवन कहता है कि मार्क ने कभी इन मेमोरीज के बारे में उसको क्यों नहीं बताया। उनकी मॉम तो एक अच्छी मॉम है, तो फिर मार्क की मेमोरीज में वो इतनी बुरी क्यों हैं। तभी वो दोनों एक और मेमोरी देखते हैं जिसमें टीनेजर मार्क घर छोड़ के जा रहा होता है। उसके पिता उसको रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपना एक और बेटा नहीं खोना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मार्क की मॉम मेंटली इल है। मार्क कहता है तो इतने सालों तक उन्होंने उसकी मॉम का इलाज क्यों नहीं करवाया। इतने सालों तक उसकी मॉम उसको अब्यूज़ करती रही और उसके पिता बस तमाशा देखते रहे, ना अपने बेटे मार्क की हेल्प कर पाए ना अपनी वाइफ की। तभी मार्क और स्टीवन एक दूसरी मेमोरी में आ जाते हैं। ये मेमोरी जब की थी जब मार्क मून नाइट बना था। मार्क स्टीवन को बताता है कि उसको आर्मी से निकाल दिया गया था और वो एक मर्सनरी बनके अपने पुराने कमांडिंग ऑफिसर बुशमैन के लिए काम करने लगा था। एक बार एक मिशन पर उनको एक पुरानी टूम लूटनी थी लेकिन बुशमैन को और भी लालच आ गया था और उसने सारे आर्कियोलॉजिस्ट को मार दिया था। स्टीवन देखता है कि वहाँ लैला के फादर की भी लाश पड़ी होती है। मार्क बताता है कि उसने उन आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प करने की कोशिश की थी तो बुशमैन ने उसको भी शूट कर दिया था। स्टीवन पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ था तो मार्क एक पुराने मंदिर की तरफ पॉइंट करता है। उस मंदिर के अंदर वो दोनों एक और मेमोरी देखते हैं। जख्मी हालत में मार्क उस मंदिर के अंदर आ जाता है जहाँ खॉन्सू का एक बड़ा सा पुतला होता है। तड़प तड़प के मरने की बजाय मार्क खुद को ही शूट करने वाला होता है कि तभी उसको खॉन्सू की आवाज़ सुनाई देती है। खॉन्सू उसको एक ऑफर देता है कि वो एक वॉरियर की तलाश में है जो उसके लिए नाइट ट्रैवलर्स की रक्षा करे और बुरे लोगों को उनके कर्मों की सज़ा दे। अगर मार्क खॉन्सू की डील एक्सेप्ट करेगा तो खॉन्सू उसको हील कर देगा और मरने से बचा लेगा। मार्क मरना नहीं चाहता तो वो खॉन्सू की डील एक्सेप्ट कर लेता है और खॉन्सू उसको अपना मून नाइट वाला सूट दे देता है जिससे मार्क के वुंड्स हील हो जाते हैं और वो ऑफिशियली खॉन्सू का वॉरियर मून नाइट बन जाता है। ये मेमोरी देख के स्टीवन कहता है कि खॉन्सू स्टार्टिंग से ही मार्क को मैनिपुलेट करता आया है। उसने मार्क को वो डील उस टाइम पर दी जब ऑब्वियसली मार्क उस डील को नहीं ठुकराता। खॉन्सू ने मार्क की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसको अपनी डील में ट्रैप्ड कर लिया और मार्क को खॉन्सू के कहने पर कितने लोगों को मारना पड़ा। इसके बाद स्टीवन नोटिस करता है कि वो स्केल्स ऑलमोस्ट बैलेंस्ड हो गए हैं। तभी उन दोनों को बाहर से आवाज़ें आती हैं और वो दोबारा उस शिप पर आ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि अफरा तफरी मची है। टावरेट बताती है कि अपर वर्ल्ड यानी कि मेन दुनिया में किसी तरह की हाहाकार मच गई है। अनबैलेंस सोल्स को उनके टाइम से पहले ही जज करके अंडरवर्ल्ड की रेत में फेंका जा रहा है। मार्क और स्टीवन समझ जाते हैं कि ये ज़रूर आर्थर ही कर रहा है, शायद उसने एमिट को भी आज़ाद करवा लिया है। वो दोनों टावरेट से प्लीड करते हैं
कि वो आर्थर को रोक सकते हैं, पर इसके लिए उनको वापस अपर वर्ल्ड में जाना होगा। टावरेट उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो ये भी बताती है कि मार्क और स्टीवन की आत्मा उसी जख्मी बॉडी में वापस लौटेगी जिसको आर्थर ने शूट किया था। टावरेट वो शिप घुमा देती है ताकि वो ओसाइरिस के द्वार से मार्क और स्टीवन को वापस अपर वर्ल्ड में भेज सके, क्योंकि एक वही द्वार है जिससे वापस अपर वर्ल्ड में जाया जा सकता है। वो मार्क और स्टीवन को वो स्केल्स भी बैलेंस करने को कहती है इससे पहले कि वो लोग ओसाइरिस के द्वार तक पहुंचे। स्टीवन कहता है कि उनको मार्क की वो बचपन वाली मेमोरी को देखना ही होगा जिसको मार्क ने स्टीवन को देखने नहीं दिया था। मार्क कहता है कि वो किसी भी हालत में वो मेमोरी दोबारा नहीं जी पाएगा। उस मेमोरी के जिक्र से ही मार्क इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो खुद को पीटने लगता है। तभी कट टू नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मार्क दोबारा अपने आप को डॉक्टर आर्थर हैरो के सामने पाता है। डॉक्टर आर्थर हैरो कहता है कि मार्क बहुत हिम्मत का काम कर रहा है। ऐसे एक एक करके अपनी बुरी मेमोरीज को दोबारा जीना आसान नहीं होता है। बट एक सवाल है जिसका जवाब डॉक्टर आर्थर भी जानना चाहता है कि मार्क ने स्टीवन को क्रिएट किया ताकि वो उन सब बुरी चीज़ों से छुप सके जो मार्क ने अपनी लाइफ में की थी, या फिर स्टीवन ने मार्क को क्रिएट किया ताकि वो मार्क बन के दुनिया को सज़ा दे सके उन जुल्मों की जो मार्क की माँ उस पर करती थी। डॉक्टर आर्थर हैरो कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मार्क को स्टीवन के साथ मिलकर अपने बुरे सच का सामना करना होगा। क्या मार्क ये कर सकता है? कट टू नेक्स्ट सीन, मार्क और स्टीवन वो मेमोरी देखते हैं जो मार्क स्टीवन से अब तक छुपा रहा था। अपनी माँ की कड़वी बातें सुन के 12 साल का मार्क अपने रूम में आ जाता है और गुस्से में अपना सामान भी फेंक देता है। उसकी मॉम बाहर से गुस्से में दरवाज़ा पीटने लगती है और उसको वो डोर अनलॉक करने को कहती है। मार्क बेचारा डरा सहमा बस खुद से बार बार यही कहता रहता है कि बाहर जो औरत खड़ी है वो उसकी मॉम नहीं है। तभी हम मार्क को फर्स्ट टाइम स्टीवन बनते देखते हैं। मार्क स्टीवन की तरह पोलाइटली बातें करने लगता है और एक अच्छे से बच्चे की तरह अपना फैलाया सामान ठीक करने लगता है। तभी अडल्ट स्टीवन उस रूम की दीवार पर एक मूवी का पोस्टर देखता है जिसके मेन कैरेक्टर का नाम स्टीवन ग्रांट होता है। यानी कि इस रियलिटी से भागने के लिए कि मार्क की मॉम एक अब्यूजिव माँ है और उसको अब्यूज़ करती है, 12 साल के मार्क ने एक मूवी कैरेक्टर के ऊपर अपनी दूसरी पर्सनालिटी बना ली थी ताकि वो अपनी असल रियलिटी को ब्लॉक कर सके। अब तक स्टीवन को लगता था कि वो रियल है और मार्क उसकी बनाई एक पर्सनालिटी है, लेकिन इस मेमोरी से स्टीवन को पता चल जाता है कि असल में मार्क रियल है और स्टीवन एक मेडअप पर्सनालिटी है। तभी वो दोनों देखते हैं कि मार्क की मॉम वो दरवाज़ा तोड़ देती है और एक बेल्ट उठा लेती है ताकि वो 12 साल के मार्क को पीट सके, लेकिन अडल्ट मार्क नहीं चाहता कि स्टीवन वो मेमोरी आगे देखे, इसलिए वो स्टीवन को रूम से बाहर ले आता है। स्टीवन को अब तक लगता था कि उसकी मॉम एक अच्छी औरत है जो उससे बहुत प्यार करती है, वो तो रोज़ अपनी मॉम से बात भी करता है, तो मार्क की उन मेमोरीज में उसकी मॉम ऐसी क्यों है? मार्क स्टीवन को बताता है कि उनकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर स्टीवन शॉक में चला जाता है। कट टू नेक्स्ट सीन, इस बार स्टीवन डॉक्टर हैरो के सामने आ जाता है। डॉक्टर हैरो के साथ बातें करते करते स्टीवन को रियलाइज़ होता है कि मार्क सच बोल रहा था, उनकी मॉम अब मर चुकी हैं। फिर हम मार्क की लाइफ की एक और मेमोरी देखते हैं। ये वही मेमोरी होती है जो हमने एपिसोड के स्टार्ट में उस दरवाजे के पीछे देखी थी जो मार्क ने स्टीवन को खोले नहीं दिया था। ये मेमोरी तब की थी जब मार्क की मॉम की मौत की शोक सभा थी। मार्क अपने घर के अंदर नहीं गया था और बस बाहर खड़ा होकर शराब पी रहा था। उसके पिता उसको अंदर आने को कहते हैं, लेकिन मार्क मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो बीच सड़क पर गिर जाता है और रोने लगता है। वो खुद पर गुस्सा है क्योंकि शायद उसको सब कुछ भूल के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी मॉम एक अब्यूजिव पेरेंट थी और मार्क की रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती थी। मार्क से अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता, वो स्टीवन बन जाता है। स्टीवन बन के उसको समझ नहीं आता कि वो उस जगह कैसे आया और वो यही बताने के लिए अपनी मॉम को कॉल करता है। ये मेमोरी देख के प्रेजेंट टाइमलाइन वाला स्टीवन भी रोने लगता है। मार्क उसको बताता है कि वो मेमोरी 2 महीने पहले की है, तभी से मार्क और स्टीवन की लाइफ्स ओवरलैप करने लगी थी। मार्क कहता है कि उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि उसको घर के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन वो ये नहीं कर सका क्योंकि अगर वो अंदर जाता तो उसको वो बुरी यादें दोबारा याद आती। मार्क को देख के लगता है कि अपनी मॉम की बातें सुन सुन के मार्क खुद भी अपने आप को रोरो की मौत का जिम्मेदार मानने लगा था। स्टीवन मार्क को कंफर्ट करता है
कि उसके छोटे भाई रोरो की मौत का जिम्मेदार मार्क नहीं था। उस समय वो खुद भी एक बच्चा था। उस दिन जो भी हुआ वो एक बस पूरा हादसा था। इसके बाद वो दोनों दोबारा उस शिप पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका शिप ओसाइरस के द्वार के सामने है, लेकिन वो द्वार नहीं खुलता क्योंकि वो स्केल्स बैलेंस नहीं हुए थे। तावरेट कहती है कि वो अब कुछ नहीं कर सकती है। अब उस अंडरवर्ल्ड की बाकी की अनबैलेंस्ड सोल्स मार्क और स्टीवन को अपने साथ नरक यानी कि उस रेतीले मैदान में ले जाएंगी। एक एक करके कुछ सोल्स उन पर अटैक कर देती हैं। ये वही अनबैलेंस्ड सोल्स होती हैं जिनको मार्क ने ही मारा था। मार्क थोड़ी देर तक तो उनसे लड़ता है, लेकिन वो सोल्स उस पर भारी पड़ती हैं। स्टीवन उसकी हेल्प करता है और उन सोल्स को पीटने लगता है। तभी एक सोल मार्क को पीछे से पकड़ लेती है और मार्क को बचाने के चक्कर में स्टीवन उस शिप से बाहर उस रेतीले मैदान में गिर जाता है और एक मूर्ति बन जाता है। स्टीवन को बचाने के लिए मार्क तावरेट को वो शिप रोकने को कहता है, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वो स्केल्स फाइनली बैलेंस हो गए हैं। कट टू नेक्स्ट सीन, मार्क अपने आप को द फील्ड ऑफ रीड्स यानी कि पैराडाइज में पाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।